शोभा एक पढ़ी लिखी अनाथ लड़की थी। वो शहर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिलता था, लेकिन वो खुश नहीं थी। मैं बेकार में ही इस प्राइवेट स्कूल में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। यहाँ तो सब पढ़े लिखे और अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो कुछ समय बाद पढ़ लिख कर विदेश चले जाएंगे। गाँव में रहने वालों बच्चों का क्या, उन पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश की आधी आबादी तो गांव में है, जहां अच्छी शिक्षा अभी तक पहुंचती ही नहीं है। एक दिन शोभा शहर के पास एक छोटा सा गांव था, वहां घूमने गई। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर शोभा खुशी से बोली, वाह, ये गांव कितना सुंदर है। तभी गांव की एक बच्ची जिसका नाम बबीता था, उसने कहा, अभी गांव जितना सुंदर दिख रहा है, उतना ही बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बबीता है। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। क्या तुम स्कूल जाती हो? हाँ, जाती थी, लेकिन पिछली बार बारिश में स्कूल की बिल्डिंग टूट गई। उसके बाद से स्कूल भी बंद हो गया और मैं भी काम करने लगी। व्हाट? तुम इतनी छोटी सी उम्र में काम करती हो? अकेली मैं नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी काम करते हैं और काम करके पैसे मिलते हैं और पैसों से पेट भरता है। पढ़ाई लिखाई करके पेट थोड़ी ना भरता है। बबीता की बात सुन शोभा सोच में पड़ गई। फिर उसने बबीता को बाकी बच्चों को वहां लाने को कहा। बबीता ने तुरंत जाकर सभी बच्चों को इकट्ठा किया। वो सभी एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। फिर शोभा उन सब बच्चों को समझाने लगी, देखो बच्चों, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके तुम डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हो, सरकारी ऑफिसर बन सकते हो और गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। तभी मधु नाम की एक लड़की ने कहा, लेकिन अभी का क्या होगा? हम पढ़ाई करेंगे तो काम कब करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा ये बताओ, तुम सब क्या काम करते हो? हम सब छोटे छोटे कपड़ों पर रंगीन पत्थर लगाते हैं। फिर शोभा ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, तुम सब पहले मेरे पास पढ़ने आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे काम में मदद कर दिया करूँगी। अब बोलो, आओगे ना पढ़ने? सभी बच्चे तैयार हो गए। तभी बबीता ने पूछा, लेकिन मैडम स्कूल तो नहीं है, आप हमें पढ़ाएंगे कहाँ? स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इसी पेड़ के नीचे पढ़ाया करूँगी। कल सुबह 7 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है? अगले दिन सभी बच्चे समय पर आ गए। शोभा पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रही थी। सभी बच्चे पेड़ के नीचे बैठ गए और शोभा उन्हें पढ़ाने लगी। 9 बजे पढ़ाई खत्म करके शोभा उनके साथ मिलकर उनके काम में मदद करने लगी। 10 बजे शोभा का प्राइवेट स्कूल शुरू होता था। आज शोभा को स्कूल पहुंचने में देरी हो गई थी। तभी प्रिंसिपल कुसुम ने बरखा से कहा, शोभा मैडम, आज आने में देरी कैसे हो गई? वो मैम, दरअसल आज कुछ काम था। मुझे सब पता है शोभा मैडम, तुम मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती हो। देखो शोभा, तुम वहाँ नहीं पढ़ा सकती। बट मैम, मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। शोभा मैडम, अगर तुम्हें उन गरीब बच्चों पर ध्यान देना है तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओह, तो ये बात है। ठीक है मैम, तो फिर मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम जा सकती हो। शोभा ने प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़ दी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। अब शोभा गांव में ही रहने लगी। मेरे पास जितने पैसे हैं उससे मैं 1 साल तो निकाल ही लूंगी, लेकिन उसके बाद के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चलो, मैं तब की तब देखूंगी। अभी मैं गांव के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। शोभा गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसी पेड़ के पास शोभा ने एक झोपड़ी स्कूल भी बना लिया। गांव के बच्चे बड़े खुश थे। वो काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल कुसुम खुश नहीं थी। शोभा मैडम कितनी बेवकूफ निकली, इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर चली गई। बाद में उसे बहुत पछतावा होगा अपने फैसले पर। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट आए और बोले, मैम, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम, आप प्लीज शोभा मैडम को बुला लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। प्लीज उन्हें वापस लाइए, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे। स्टूडेंट की बात सुनकर प्रिंसिपल कुसुम मुश्किल में पड़ गई। फिर वो शोभा के पास गई और उससे बोली, देखो शोभा, तुम स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ा दूंगी। नहीं मैम, अब मैं नहीं आऊंगी। मैं गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। आप बेकार में यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आई हो। शोभा, आखिरी बार सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। मैंने सोच लिया और समझ भी लिया, अब आप जा सकती हैं।
कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। गांव में जोरदार बारिश होने लगी। तभी बबीता ने टीचर शोभा से कहा, मैडम जी, अब तो गांव में पानी भर जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? शोभा के पास बबीता के सवाल का जवाब नहीं था। वो भी अंदर ही अंदर परेशान हो गई। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल कुसुम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बारिश शुरू हो चुकी है। आज रात में मैं शोभा की झोपड़ी स्कूल को तोड़ दूंगी। सभी सोचेंगे बारिश में टूट गई है। रात को बारिश बढ़ गई। तभी प्रिंसिपल कुसुम चोरी छुपे झोपड़ी स्कूल के पास आई और मोटे डंडे से वार कर स्कूल को तोड़ दिया। अब देखती हूँ कैसे ये गरीब बच्चों को पढ़ाती है। इसने मेरा ऑफर ठुकराया था ना, मैं इसे गांव में पढ़ाने ही नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह शोभा छतरी लेकर अपनी झोपड़ी स्कूल के पास पहुंची तो झोपड़ी स्कूल को तहस नहस देख वो रो पड़ी। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी झोपड़ी स्कूल को बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया। तभी सभी बच्चे भी बारिश में पढ़ने के लिए आ गए। इतने में बबीता बोली, कोई बात नहीं टीचर, हम पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ लेंगे, लेकिन तुम बारिश में भीग जाओगे। आप चिंता मत करो टीचर, हम अरबी के पत्तों से अपना सर ढक लेंगे। आप रुकिए, हम अभी लाए। सभी बच्चे ढेर सारे अरबी के पत्ते तोड़ लाए और उससे अपने अपने सर को ढक लिया। ये देख शोभा बड़ी खुश होती है। बच्चों में पढ़ने की लगन देखकर शोभा भावुक हो गई। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल कुसुम जब ये बात पता चली कि शोभा अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है तो वो गुस्से में बोली, झोपड़ी स्कूल टूटने के बाद भी ये बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, बस 2 दिन और लगातार बारिश हो जाए, फिर गांव में बाढ़ आ जाएगा, तब देखूंगी ये लोग कैसे पढ़ाई करती हैं। और सच में वही हुआ। बारिश दिन पर दिन बढ़ने लगी, साथ ही बिजली भी गरजने लगी। तभी बबीता शोभा से पूछती है, मैडम जी, क्या हम आज पेड़ के नीचे नहीं पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि बिजली ज्यादातर पेड़ पर गिरती है। पेड़ के नीचे बैठने से हमें खतरा हो सकता है। हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, इसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? 2-3 दिन लगातार बारिश हुई और पानी कमर तक आ गया। सभी गांव वाले अपना अपना बोरिया बिस्तरा लेकर घरों के छत पर जाने लगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। तभी शोभा ने गांव के लोगों से विनती की, देखिए बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, मुझे अपने छत पर थोड़ी जगह दे दीजिए। लेकिन शोभा की बात सुन गांव वाले गुस्सा हो गए। कैसी पागल लड़की हो तुम, इस समय भी तुम्हें पढ़ाने की चिंता हो रही है? हाँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इस एग्जाम में पास हो गए तो इन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और बच्चों का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। वो सब हमें नहीं पता, हमें चैन से जीने दो और चले जाओ इस गांव से। गांव वालों की बात सुन शोभा को बहुत दुख पहुंचा। थोड़ी देर बाद शोभा को प्रिंसिपल मैम का फोन आया। तुम जिस गांव के लिए इतना कुछ सोच रही हो, उन गांव वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरी बात मानो और लौट आओ वापस हमारे स्कूल में। नहीं मैम, मैंने इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। अगर आप इन बच्चों को अपने स्कूल में भर्ती करेंगे तो ही मैं वापस आऊंगी। पागल हो गई हो क्या? उन बच्चों की फीस कौन भरेगा? तुम? शोभा नहीं मानी। तभी गांव के बच्चे बारिश में भीगते हुए शोभा के पास आए और बोले, मैडम जी, हम कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों, तुम बैठोगे कहाँ? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। मैडम जी, पास में ही एक नदी है, उस नदी में एक बहुत बड़ी नाव है, क्यों ना हम उस नाव में बैठकर पढ़ाई करें? हाँ, ये कर सकते हैं। चलो बबीता, चलो सब बच्चे, हम नाव में जाएंगे। फिर सभी मिलकर नदी किनारे एक बड़ी सी नाव थी, उस पर चढ़कर बैठ गए। उसके बाद शोभा पढ़ाने लगी। लगातार 2 हफ्ते तक बारिश होती रही। वहीं 2 हफ्ते तक वो नाव में ही रहने लगे, उसी में खाना बनाकर खाने लगे और पढ़ने लगे। एग्जाम का दिन आ गया। शोभा नाव चलाकर सभी बच्चों को एग्जाम देने ले गई। सभी ये देखकर हैरान हो गए। एग्जाम में सभी बच्चे पास हो गए और सबको स्कॉलरशिप मिल गई। मैडम जी, हमें स्कॉलरशिप मिल गई है, अब हम अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन हम कौन से स्कूल में जाएंगे? तभी वहाँ प्रिंसिपल कुसुम आई और बोली, मेरे स्कूल में। चलो सब लोग, अब तो फीस की भी टेंशन नहीं रही। तुम सब बच्चे आओगे तो मैडम शोभा भी स्कूल वापस से ज्वाइन करेंगी। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। शोभा ने स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया। अब गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी और स्कूल में पढ़ने वाले अमीर बच्चे भी अपनी टीचर को वापस पाकर बहुत खुश हो गए।
इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और शोभा खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाने लगी। एक गांव में पार्वती नाम की औरत रहती थी। उसकी 10 साल की गुंजन नाम की एक प्यारी सी लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। पार्वती का पति चंपक शराबी था। वो जो कुछ भी कमाता वो शराब में उड़ा देता था। घर चलाने के लिए पार्वती दूसरे के खेतों में काम किया करती थी। वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन पार्वती खेतों में काम कर रही थी कि तभी वहाँ उसका पति चंपक आया और उससे पैसे मांगने लगा। ये देख पार्वती गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? जो तुम कमाते हो वो सब तुम दारू में उड़ा देते हो। एक पैसा नहीं देती मुझे। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो मैं अपनी बेटी का पेट कैसे भरूंगी? मुझे पता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। देख पार्वती, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। चुपचाप मुझे पैसे दे दे। अगर मुझे दारू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। देख, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगा। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। और मैंने बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। जाओ यहाँ से। चंपक बहुत नशे में था। तभी चंपक की नजर गुंजन के बालों पर गई। पार्वती और गुंजन के बाल बहुत लंबे और काले थे। दोनों माँ बेटी के बाल पूरे गांव में सबसे लंबे और काले थे। क्या कहा? पैसे नहीं है तो आ जाएंगे। मैं तेरी बेटी के बालों को काट कर बेच दूंगा। मुझे उससे जो पैसे मिलेंगे फिर मैं उससे दारू पीऊंगा। चंपक तुरंत गुंजन के बाल पकड़ लेता है। बापू छोड़ो, छोड़ो मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मुझे बचाओ। मैंने कहा छोड़ो मेरी बेटी के बाल, मैंने काटने नहीं दूंगी। माँ बापू को बोलो ना मेरे बाल ना काटे, मुझे मेरे बाल लंबे बहुत प्यारे हैं। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को बचाते क्यों नहीं? लेकिन सभी लोग तमाशा बने खड़े रहे। चंपक को अपनी बेटी गुंजन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और उसने गुंजन के सारे बाल काट दिए और उसे गंजा बना दिया। उसके बाद चंपक ने पार्वती के भी सारे बाल काट दिए। लेकिन वहाँ खड़े लोग ये सब देखते रहे। दोनों माँ बेटी इतनी ज्यादा हताश हो गई कि उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। ये सही नहीं हुआ मनोहर भैया, हमें मिलकर पार्वती बहन की मदद करनी चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं, बेचारी दोनों मर गई। वहीं कुछ दिन बाद चंपक की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी मरने के बाद चुड़ैल बन गई। हम दोनों को मुक्ति तब मिलेगी जब हम अपना बदला लेंगे। इन गांव वालों से किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों, ठीक कहा ना बेटी? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर बदला लेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें शीला नाम की औरत सर पर लकड़ियों का गठरी उठाए हुए आती दिखाई दी। दोनों माँ बेटी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी शीला हंसते हुए बोली, ये दिन में चांद कब से निकलने लगा, वो भी एक नहीं दो दो। हमें गंजा देखकर तुझे बड़ी हंसी आ रही है, क्या तुझे दिख नहीं रहा हम कौन हैं? हम चुड़ैल हैं, चुड़ैल। अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर तेरा भी यही हाल करने वाले हैं। हाँ माँ, हमारे सर पर बाल नहीं है तो हम किसी के सर पर भी बाल नहीं रहने देंगे। चलो इसे भी अपनी तरह गंजा बना देते हैं। अरे अरे मुझे माफ कर दो, मेरे सुंदर बाल मत काटो। अरे मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोनों भूतिया माँ बेटी शीला की एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर उसके सारे बाल काटकर गंजा कर देती है। शीला जब रोते हुए अपना गंजा सर लेकर गांव पहुंची, तब सभी गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। बालों वाली औरत तो मैंने बहुत देखी है, पर गंजी औरत मैंने पहली बार देखी है। तुम कहाँ से आई हो और कौन से गांव की हो, तनिक बताओ तो। मुझसे भी ज्यादा गंजा इंसान देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है।
अपना मुंह छुपाते हुए शीला रोते हुए अपने घर पहुंची। उसे देख उसका पति हरिया उसे पहचानने से मना कर देता है। मैं तुम्हारी पत्नी शीला हूँ, पहचानो मुझे। हाय रे, मेरे कितने सुंदर बाल थे, उन दोनों चुड़ैलों ने मेरे सारे बाल काट डाले। शीला रोते हुए अपने पति हरिया को सारी बात बता देती है, लेकिन उसका पति उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, बल्कि औरों की तरह उसका गंजा सर देखकर उस पर हंसने लगा। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी आधी रात को गांव में घुस आई और सोते हुए लोगों को गंजा कर देती है। तभी गुंजन बोली, माँ, अभी हम गांव के आधे लोगों को ही गंजा कर पाए हैं। वैसे माँ, मुझे लोगों को गंजा करने में बहुत मजा आ रहा है। बेटी जरा धीरे बोलो, सुबह होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कोई जाग जाए, कल हम फिर से आएंगे। ये कहते हुए दोनों भूतिया माँ बेटी हंसती हुई वहाँ से चली गई। लेकिन सुबह होते ही गांव में लोग अपने सर के सारे बाल गायब देख हैरान रह गए। अरे ये सब क्या है? हमारे बाल कहाँ गए? आखिर ये हमारे साथ किसने किया? कोई रात में हमें गंजा कर गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे भाई, आदमियों का तो ठीक है, लेकिन औरतें गंजी होकर बहुत बुरी दिखती है। मैं तो पहले भी गंजा था और अभी भी गंजा ही हूँ। तभी शीला उन लोगों की बातें सुनकर बोली, मुझे पता है ये सब किसने किया। ये सब उन दोनों चुड़ैलों ने किया है। देखो, उन दोनों चुड़ैलों ने मिलकर मेरे बाल काटे थे। शीला की बात सुनकर कमला नाम की एक औरत मुंह बनाते हुए बोली, हम तेरी बात पर क्यों विश्वास करें? कहीं जलन के मारे तूने ही तो सबके बाल नहीं काटे। मैं क्यों भला तुम्हारे बाल काटने लगी? मत करो मेरी बात पर यकीन, मुझे क्या। सभी अलग अलग तरह की बातें बनाकर अपने अपने घर चले गए। रात का समय था। गांव के ही एक घर में सुषमा नाम की औरत को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात को अपने घर की छत पर टहल रही थी। मेरे बाल कितने सुंदर और लंबे हैं, मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ। कहीं मेरे भी बाल किसी ने काट दिए तो? नहीं, मैं अपने बाल किसी को भी काटने नहीं दूंगी। तभी उसे गांव में दो चुड़ैले घूमती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में कैंची और बाल देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चुड़ैल, सभी लोग जल्दी से घर से बाहर निकलो। देखो, हमारे गांव में चुड़ैलें घूम रही है, वो भी बाल काटने वाली चुड़ैल। शोर सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और भूतिया माँ बेटी को चारों तरफ से घेर लिया। माँ, अब हम क्या करें? इन सब ने हमें देख लिया है। तुम चिंता मत करो बेटी, ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी एक गांव वाला बोला, इनके हाथ में कैंची और बाल देखकर तो यकीन हो गया कि लोगों को गंजा इन दोनों गंजे चुड़ैलों ने ही किया है। हाँ, हमने ही काटे इन सब के बाल और अभी भी काटेंगे। रोक सके तो रोक लो। पार्वती अपना डरावना रूप दिखाकर अपनी बेटी गुंजन के साथ मिलकर वहाँ खड़ी औरतों के बाल काट दिए। सत्यानाश हो तेरा। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? खुद तो गंजी है ही और तूने हमें भी गंजा कर दिया। तेरे बाल तो आने से रहे, लेकिन हमारे बाल 2-4 दिनों में फिर से उगने लगेंगे। माँ, शायद इन लोगों को नहीं पता कि जिसको भी हमने गंजा किया है उसके बाल दोबारा कभी नहीं आएंगे। वो अब जिंदगी भर के लिए गंजे ही रहेंगे। ये बात सुनकर शीला रोते हुए बोली, तभी मैं कहूँ, इतने दिन हो गए मेरे सर पर एक भी बाल क्यों नहीं उगा? तभी दोनों भूतिया माँ बेटी गांव के मुखिया किशन लाल के घर गई और मुखिया की बेटी माला के बाल काटने लगी। ये देख मुखिया किशन लाल उन्हें रोकते हुए बोला, रुक जाओ, भगवान के लिए मेरी बेटी के बाल मत काटो। अगर तुमने इसे गंजा कर दिया तो कोई इसे शादी नहीं करेगा। मेरी बेटी पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। भगवान के लिए छोड़ दो मेरी बेटी के बाल। मुखिया जी, लगता है तुमने मुझे और मेरी बेटी को पहचाना नहीं। मैं पार्वती और ये मेरी बेटी गुंजन है। जब मेरा पति सबके सामने मेरी बेटी के बाल काट रहा था तो ये सब लोग तमाशा देख रहे थे। कोई भी नहीं आया हमें बचाने के लिए, इसलिए हम दोनों माँ बेटी इन सबको सजा देने आए हैं। पार्वती, इन्हें इनकी किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम दोनों अपने आप को शांत करो। अगर तुम ऐसे ही भटकते रही तो दूसरा जीवन नहीं ले पाओगी। भगवान के लिए अब लोगों के बाल काटना छोड़ दो। मुखिया की बात सुनकर
दोनों भूत या गंजी माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई और फिर कभी दोबारा गांव में नजर नहीं आई।